जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के इस क्लास में। तो इसके पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि भाग 1 में था संघ और राज्य क्षेत्र और भाग 2 में था सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप दैट मीन्स की नागरिकता हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों ने वैसे MCQs भी किए थे जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आज के सेशन में यानी कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में किसमें इसको रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें संविधान के द्वारा संरक्षित किया गया है। ये अधिकार नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसको आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है इनको भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत रखा गया है। और इन अधिकारों को कहाँ से लिया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो इन अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है इन अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है कुल कितने प्रकार के हैं? तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, जिसे कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के जो है 5 अनुच्छेद ये समानता के अधिकार को दर्शाते हैं। उसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं ये दर्शाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को, दैट मीन्स की राइट टू फ्रीडम। उसी तरीके से देखा जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो है किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसे 29 और 30 में रखा गया है। यानी कि 29 अनुच्छेद और 30 क्या दर्शाते हैं? संस्कृति और एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये दर्शाते हैं। उसी तरीके से संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के अधिकार जो है हमें मिले हुए हैं। तो अब बात करते हैं एक एक अधिकार को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक मौलिक अधिकार को। जैसे कि पहला है समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता कहने से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून की नज़र में जो है सभी समान है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सभी जो है समान है। दैट मीन्स कि किसी को भी विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। सरकार या पुलिस किसी के भी साथ पक्षपात नहीं कर सकती। यह अंग्रेजी कानून के सिद्धांत रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान करके चलिए अनुच्छेद 14 को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जैसे मान करके चलिए कि एक मंत्री है और एक आम नागरिक है और दोनों ने एक ही अपराध किया है। तो दोनों को जो है एक जैसा मुकदमा चलेगा, दोनों पर जो है एक जैसा ही मुकदमा चलेगा। ये नहीं कि कोई VIP है तो उसका VIP मुकदमा चलेगा और कोई लो कैटेगरी का है तो उस पर लो मुकदमा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पर एक जैसा मुकदमा चलेगा। तो यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अगला अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध कौन करता है? अनुच्छेद 15 करता है। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध कौन करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। तो आइए समझ लेते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में और थोड़ा सा। देखिए,
सार्वजनिक स्थानों पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, जैसे कि होटल में, पार्क में, कुआं में, तालाब में या फिर स्कूल में। तो इन सभी जगहों पर जो है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात है कि सरकार जो है, सरकार पिछड़े वर्गों जैसे SC, ST, OBC के लिए जो है विशेष प्रकार के प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरी में सभी को जो है समान अवसर मिलेगा बिना किसी जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के। तो अनुच्छेद 16 के अनुसार क्या है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता। दैट मीन्स कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 17 का, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि भारत में छुआछूत जो है गैर कानूनी है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि भारत में छुआछूत जो है गैर कानूनी है, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन, या इसको बोला जा सकता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, है ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन भी इसे बोला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। छुआछूत को जो है अपराध घोषित किया गया है। इसे अत्याचार निवारण, इसके लिए जो है अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने संविधान में इसे प्रतिबंधित किया है। किसे, तो छुआछूत को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है, उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 18। सरकार जो है किसी को भी राजा, नवाब, सर, लॉर्ड जैसी उपाधि नहीं देगी। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है सरकार किसी को भी राजा, नवाब, सर या लॉर्ड जैसी उपाधि नहीं देगी। केवल शैक्षणिक उपाधियाँ जैसे कि डॉक्टर और प्रोफेसर इस प्रकार से मान्य हैं। जैसे मान कर चलिए कि भारत सरकार जो है भारत रत्न जैसे पुरस्कार तो देती है, लेकिन कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार तो मिलता है लेकिन कोई विशेष दर्जा नहीं मिलता है। तो ये था समानता का अधिकार। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत इनको रखा गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों को दी जाती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। यह स्वतंत्रता जो है पूर्ण नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है तो कहने से तात्पर्य क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे कारणों से सरकार इन्हें जो है सीमित कर सकती है। इनको सीमित किया जा सकता है किन किन कंडीशन में, जैसे कि मान करके चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर सार्वजनिक व्यवस्था का मामला हो, तो इन्हें सीमित किया जा सकता है। उसी तरीके से बात किया जाए अगर अनुच्छेद 20 का, तो अनुच्छेद 20 जो है ये दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। दोष सिद्धि के समय जो है संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 20 देता है। इसके अंतर्गत जो है अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि अपराध सिद्ध होने के बाद ही सज़ा मिलेगी, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है सज़ा नहीं मिलेगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, यानी कि एक ही अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाएगी, और पीछे से कानून बनाकर सज़ा नहीं दी जाएगी। जैसे मान करके चलिए कि आज आपने अपराध किया और आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद जो है कोई कानून बनता है, तो इस कानून के अनुसार जो है आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि के समय जो है संरक्षण। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 21 का, तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये है कि बिना कानून के किसी की जान या स्वतंत्रता जो है नहीं छीनी जा सकती है। बिना कानून के
किसी की भी जान या स्वतंत्रता जो है नहीं छीनी जा सकती है। यह सबसे व्यापक अधिकार है और इससे जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण अधिकार है जो आपको समझना चाहिए, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और राइट टू एजुकेशन 21 के ए के तहत, है ना। देखिए 21 के ए के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा का अधिकार को। 21 के ए के अंतर्गत क्या रखा गया है? शिक्षा का अधिकार को। और ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया और ये लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से जो है ये लागू हुआ। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध के समय संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध के समय संरक्षण, दैट मीन्स कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के समय अपने अधिकार मिलेंगे। कोई भी जो है अभियुक्त है उनको जो है गिरफ्तारी के समय अपने अधिकार मिलेंगे। जैसे कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य हो जाता है। निवारक निरोध जो है इसकी भी व्यवस्था इसी में है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, निवारक निरोध को पढ़ेंगे आगे। तो चलिए, ये था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध की बात कौन करता है? अनुच्छेद 23 करता है। दैट मीन्स कि किसी को भी बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता है और बेगारी कराना गैर कानूनी है। बेगारी कहने से मतलब मुफ्त में काम करवाना। तो किसी को भी बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता और मुफ्त में काम करना गैर कानूनी है। मुफ्त में करवाना जो है, मुफ्त में काम करवाना गैर कानूनी है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 जो है ये कहता है कि बच्चों से खतरनाक काम पर रोक लगाने की बात जो कौन करता है? अनुच्छेद 24 करता है। बच्चों से खतरनाक काम पर रोक की बात कौन करता है? अनुच्छेद 24 करता है। दैट मीन्स कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि कारखाना और खदान आदि में नहीं लगाया जा सकता है 14 वर्ष से कम बच्चों को। ठीक है, तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात कर लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता। चौथा मौलिक अधिकार जो है धर्म की स्वतंत्रता, और ये जो है 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म को मानने प्रचार करने की जो है स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता जो है जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता से सीमित हो सकती है। यानी कि इसको सीमित किया जा सकता है किस मामले में? जैसे कि जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के समय में जो है ये सीमित किया जा सकता है। उसी तरीके से बात किया जाए अनुच्छेद 26 का, तो ये जो है धार्मिक संस्थाओं को अधिकार देता है। धार्मिक संस्थाओं को अधिकार, दैट मीन्स कि मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि खुद को संचालित कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सब जो है खुद को संचालित कर सकते हैं। बात किया जाए अगर अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 27 जो है वो कहता है कि कर से जो है धार्मिक प्रचार नहीं किया जा सकता। कर से धार्मिक प्रचार नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए जो है टैक्स देने को मजबूर नहीं होगा। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जो है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर जो है रोक है। शैक्षणिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा पर रोक अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी। कौन कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और अल्पसंख्यक संस्थाओं को जो है छूट है। अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट है, बाकी सरकारी स्कूलों में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं 5वें मौलिक अधिकार की, जो कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है।
तो अगर इसकी बात किया जाए तो ये 29 और 30 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात कौन करता है? अनुच्छेद 29 करता है। दैट मीन्स कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो है अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। दैट मीन्स कि राज्य में इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब आ जाती है बात संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, मूल अधिकारों की आत्मा इसे किसने कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मूल अधिकारों की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों के हनन की बात की जाए, जहाँ पे हनन हो तो वहाँ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रीट जो है मिलती है। किसमें? तो आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रीट मिलती है? 5 प्रकार की। पहला है हाबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियरी और पांचवा कोवरेंटो। आइए सबको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है, यह एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है उस शरीर को प्रस्तुत करो। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? उस शरीर को प्रस्तुत करो। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हिरासत में है तो यह रीट जो है सरकार या किसी व्यक्ति को आदेश देती है कि उस बंदी को अदालत में पेश किया जाए। हैबियस कॉर्पस जो है कब लगता है, कब आता है? तो जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से हिरासत में है तो यह रीट जो है सरकार या किसी व्यक्ति को आदेश देती है कि उस बंदी को अदालत में पेश किया जाए। जैसे मान करके चलिए, अगर पुलिस किसी को बिना कारण जेल में डाल देती है तो उसके परिवार वाले हैबियस कॉर्पस के लिए याचिका दायर जो है कर सकते हैं। यह रीट जो है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। राज्य में कोई या निजी व्यक्ति राज्य या कोई निजी व्यक्ति जो है जिसने अवैध रूप से किसी को बंदी बनाया है तो उसके खिलाफ जो है हैबियस कॉर्पस लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा रीट क्या होता है? वो होता है मैंडेमस। इसे बोला जाता है मैंडेमस, और मैंडेमस का अर्थ है आदेश देना। यह रीट जो है सरकारी अधिकारी या संस्था को अपना वैधानिक कर्तव्य जो है निभाने का आदेश देती है। कौन सी रीट? तो मैंडेमस। मैंडेमस जो है सरकारी अधिकारी या संस्था को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। जैसे मान करके चलिए कि आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है, तब मैंडेमस के जरिए जो है अदालत उसे आदेश दे सकती है कि वह उत्तर दे। यह रीट जो है प्रशासनिक निष्क्रियता के खिलाफ काम करती है। सरकारी विभाग, अधिकारी, लोक निकाय, विश्वविद्यालय, इन सब के खिलाफ भी जो है यह कार्य करती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ, मतलब किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ जो है ये कार्य नहीं करता है। क्या चीज़? तो मैंडेमस। अगला है कुवरंटो। ठीक है, कुवरंटो का अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक है, कुवरंटो का अधिकार होता है किस अधिकार से। यह रीट जो है किसी व्यक्ति को यह पूछने के लिए जारी होती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से बैठा है। ठीक है, यह रीट जो है किसी व्यक्ति से पूछने के लिए जारी होती है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर जो है किस अधिकार से बैठा है। जैसे मान करके चलिए कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अयोग्य होते हुए भी बैठा है तो कोई भी नागरिक कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है कि कोवरेंटो जारी किया जाए। यह रीट पदों पर योग्यता और वैधता बनाए रखने में जो है सहायक होती है। सार्वजनिक पद पर बैठे अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ जो है इसे दायर किया जा सकता है ना। चलिए बात करते हैं अगला रीट, चौथा रीट जो है इसे बोलते हैं सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का अर्थ होता है जांच के लिए मांगना। सर्टियोरारी का अर्थ क्या होता है? जांच के लिए मांगना। तो देखिए, यह रीट जो है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत या
ट्राइब्यूनल के किसी गलत आदेश को रद्द करने के लिए जारी करती है। क्या चीज़? सर्टियोरी जो है यह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत को जो है किसी गलत आदेश को रद्द करने के लिए जारी करती है। जैसे मान करके चलिए कि अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेती है तो ऊपरी अदालत जो है सर्टियोरी जारी करके उसके फैसले को रद्द कर सकती है। यह रिट जो है न्यायिक अतिक्रमण को रोकती है और किसके खिलाफ होते हैं? तो जैसे निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों के खिलाफ जो है इसको लाया जाता है। बात किया जाए अगला प्रकार का रिट जो है इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। और इसका अर्थ है रोकना। प्रोहिबिशन का अर्थ है रोकना। यह रिट जो है किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने से रोकने के लिए जो है जारी की जाती है यदि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रही हो। जैसे मान करके चलिए कि अगर कोई जिला अदालत किसी ऐसे मामले में सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो उस न्यायालय को जो है प्रोहिबिशन के रिट से रोका जा सकता है। यह रिट जो है न्यायिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। किसके खिलाफ इसे लाया जा सकता है? तो निचली अदालतों और ट्राइब्यूनल्स के जो है खिलाफ इसे लाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको आज समझ में आई होंगी। हम लोग पढ़े आज मौलिक अधिकार और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वैसे MCQ जो कि बहुत बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।